नमस्कार। आज हम एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी एक चुनाव क्षेत्र की कहानी पूरे देश के लिए शासन का एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट बन सकती है? इस विश्लेषण में हम गुजरात के मांगरोल की चुनावी जमीन पर उतरेंगे और देखेंगे कि डेटा, आंकड़े और जमीनी हकीकत मिलकर कैसे एक नए जन केंद्रित शासन का रास्ता बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले गुजरात के सूरत जिले में स्थित मांगरोल विधानसभा क्षेत्र को समझते हैं। ये महज एक चुनावी इलाका नहीं है, ये एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आरक्षित सीट है। और इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ की सियासत, यहाँ का समाज और यहाँ की अर्थव्यवस्था सब कुछ सीधे तौर पर आदिवासी समुदायों के जीवन और उनकी उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम मांगरोल की जमीनी हकीकत को जानेंगे, फिर चुनावी नतीजों में जो 40 पॉइंट का बड़ा अंतर है उसे डिकोड करेंगे। इसके बाद हम नतीजों के पीछे के कारणों की गहराई में जाएंगे और आखिर में शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट और उसे जमीन पर उतारने की पूरी रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए विश्लेषण शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी रणनीति हवा में नहीं बनती, उसकी नींव होती है वहाँ के लोग, वहाँ का समाज। मांगरोल की बात करें तो ये मुख्य रूप से वसावा, चौधरी और गामित जैसे प्रमुख आदिवासी समुदायों का घर है। और इन समुदायों की पहचान, इनकी रोजी रोटी, इनका आने वाला कल, सब कुछ यहाँ की जमीन, जंगल और पानी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और जब आप जमीन पर उतरकर लोगों से बात करते हैं तो कुछ शिकायतें हैं जो बार बार हर गांव, हर घर से सुनाई देती हैं। ये सिर्फ चुनावी नारे नहीं हैं, ये रोज की जिंदगी की चुभती हुई सच्चाई हैं। सोचिए, युवाओं के पास काम नहीं है, हताशा है। किसानों के लिए सिंचाई के बिना खेती एक जुए की तरह है। सड़कें, पानी, स्कूल, अस्पताल, इन बुनियादी चीजों में एक बहुत बड़ी कमी दिखती है। और ऊपर से जो योजनाएं चलती भी हैं वो नीचे आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं। ये सिर्फ शिकायतें नहीं, ये लोगों की रोज की जद्दोजहद है। और यहीं पर बात आती है संवैधानिक मूल्यों की। हमारे संविधान का जो मूल आधार है वो है हर नागरिक की गरिमा। जब रोजगार, पानी, शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तो ये सीधे सीधे उस गरिमा पर हमला है। एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद यहीं से शुरू होता है, इन सच्चाइयों को स्वीकार करने से। तो सवाल ये है कि लोगों की इन परेशानियों का, इस जद्दोजहद का चुनावी नतीजों पर क्या असर हुआ। चलिए अब भावनाओं से हटकर आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। 2022 के चुनाव के नंबर हमें कहानी का एक दूसरा और बेहद जरूरी पहलू दिखाते हैं। पहला नंबर जो सामने आता है वो ही काफी दिलचस्प है। वोटर टर्नआउट 74.51%। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये साफ साफ बताता है कि मांगरोल के लोग चुप नहीं बैठे हैं, वो सियासत से दूर नहीं हैं, नहीं, बल्कि वे जागरूक हैं, सक्रिय हैं और अपने वोट के जरिए अपनी बात कहना चाहते हैं। वे बदलाव चाहते हैं। अब इन नंबर्स को देखिए, कहानी और साफ हो जाती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को मिले करीब 56% वोट और दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वोट शेयर जो सिमटकर सिर्फ 16% के आसपास रह गया। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये एक खाई है। ये अंतर है लगभग 40% का। वोटों में देखें तो 51,000 से भी ज्यादा। समझिए, ये सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं है। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसे कहते हैं सिस्टमिक कोलैप्स, यानी पूरे सिस्टम का ढह जाना। जब फासला इतना बड़ा हो तो गलती किसी एक उम्मीदवार या एक चुनावी कैंपेन की नहीं होती। ये इशारा है एक बहुत गहरी ढांचागत कमजोरी की तरफ। और इस ढांचागत कमजोरी की एक बड़ी वजह आपको इस चार्ट में साफ दिख जाएगी। 2022 का मुकाबला त्रिकोणीय था। एक नई खिलाड़ी आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही करीब 25% वोट लेकर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार के खिलाफ वोट थे, जो एंटी इनकम्बेंसी वोट थे, वो दो पार्टियों में बुरी तरह से बट गए और इस बंटवारे ने जीतने वाले की राह बेहद आसान कर दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वोटों का बंटवारा सिर्फ 2022 में हुआ या ये एक पुराना पैटर्न है? देखिए, किसी भी नतीजे की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और पिछले कई चुनावों के ट्रेंड को समझना होगा। ये टाइमलाइन एक बहुत ही साफ और चिंताजनक कहानी कहती है। जरा देखिए, 1995 में कांग्रेस का वोट शेयर 44% पर था, एक मजबूत पकड़। लेकिन फिर ये लगातार फिसलता गया। 2002 में 37%, 2012 में 34%, 2017 में 32% और फिर 2022 में ये चट्टान से गिरने जैसा था, सीधा 16% पर। ये एक रात की हार नहीं है,
ये लगभग 30 साल में धीरे धीरे जमीन खिसकने की कहानी है। तो इस धीमी गिरावट के पीछे के असल कारण क्या हैं? सिस्टम में कहाँ दिक्कत है? हमारा विश्लेषण 3 बड़ी वजहों की ओर इशारा करता है। पहली, सत्ताधारी उम्मीदवार का 2002 से लगातार जीतना, जिससे उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। दूसरी, विपक्ष के वोटों का लगातार बंटना, जो हमने 2022 में भी देखा। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी वजह है, बूथ्स लेवल पर यानी जमीन पर पार्टी के संगठन का लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाना। और जब संगठन नहीं होता तो लोगों से सीधा जुड़ाव भी टूट जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या को हर एंगल से समझ लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, इन गहरी चुनौतियों के बीच वापसी का रास्ता क्या है? जीत का रास्ता कैसे बनेगा? चलिए अब विश्लेषण से आगे बढ़ते हैं और एक व्यावहारिक, डेटा पर आधारित समाधान के ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। अब हम जिस हिस्से की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ चुनाव जीतने का जुगाड़ नहीं है। नहीं, ये जमीनी स्तर से संगठन और भरोसे को दोबारा खड़ा करने का एक पूरा नक्शा है। ये शासन को सत्ता नहीं बल्कि एक सेवा मानने की सोच है। कहते हैं ना, हर चुनौती अपने साथ एक मौका लेकर आती है। यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बूथ लेवल पर संगठन का न होना। लेकिन सबसे बड़ा मौका क्या है? लोगों के मन में नौकरी, पानी, जमीन जैसे असल मुद्दों पर गहरा गुस्सा और शिकायतें। तो जहां पुराना संगठन नहीं है, वहां बिल्कुल नया, मुद्दों पर आधारित संगठन खड़ा करने की पूरी जगह है। एक ऐसा संगठन जो सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि लोगों की आवाज बने। तो इस वापसी के लिए जो प्लान तैयार किया गया है, उसका एक केंद्रीय ढांचा है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत या द 4 पिलर डॉक्ट्रिन कहते हैं। ये एक बहुत ही संतुलित और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, जो हर चुनौती से निपटने का एक साफ रास्ता दिखाता है। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत टिका है 4 मजबूत स्तंभों पर। पहला, चुनावी रणनीति। दूसरा, संगठनात्मक रणनीति। तीसरा, नैरेटिव यानी अपनी कहानी कहने की रणनीति। और चौथा, संसाधन की रणनीति। और ये याद रखना जरूरी है कि ये चारों पिलर आपस में जुड़े हैं। एक भी कमजोर हुआ तो पूरी इमारत हिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नींव के 2 सबसे अहम पिलर्स की, चुनावी और संगठनात्मक। चुनावी रणनीति का मतलब सीधा है, अपनी ताकत उन गांवों में लगाओ जहां जीत हार का अंतर कम है, माइक्रो टारगेटिंग। और कोशिश करो कि बिखरे हुए विपक्ष को एक साथ लाया जाए। लेकिन ये सब बातें कागज पर रह जाएंगी अगर जमीन पर संगठन ना हो। संगठनात्मक रणनीति का मतलब है हर एक बूथ पर समर्पित लोगों की एक नई फौज खड़ी करना, जो पार्टी के हाथ पैर, आंख, कान सब बने। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ताकतवर स्तंभ पर, नैरेटिव, कहानी। एक ऐसी कहानी जो लोगों के दिमाग में नहीं, दिल में उतरे। ये कहानी किसी नेता की नहीं, मांगरोल की आवाज होनी चाहिए। एक ऐसी कहानी जो लोगों की बेरोजगारी और पानी की कमी जैसी दिक्कतों को सीधे सीधे मौजूदा सरकार की नाकामी से जोड़े। और इस कहानी का हीरो कौन होगा? कोई बाहर का बड़ा नेता नहीं, बल्कि उन्हीं के बीच का कोई जमीनी हीरो। और हर असरदार कहानी का एक यादगार नारा होता है। जैसे यहाँ एक सुझाव है, रणमा क्या, मंगल माँ। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। लड़ाई आपकी है और जीत पूरे मांगरोल की होगी। देखिए, ये नारा एक अकेले इंसान के संघर्ष को पूरे समाज के लक्ष्य से जोड़ देता है। ये लोगों को बताता है कि ये आपका अभियान है, आप इसके मालिक हैं। और चौथा स्तंभ, संसाधन। और जब मैं संसाधन कहता हूं तो मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है। संसाधन मतलब स्थानीय भाषा में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। संसाधन मतलब गांव के सरपंच, टीचर जैसे असरदार लोगों का एक नेटवर्क। और संसाधन मतलब एक इंटेलिजेंस सेल जो जमीन की हर हलचल पर नजर रखे और विपक्ष की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार रहे। और इसी पॉइंट पर भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून की बात करना भी बेहद जरूरी है। लोगों से संवाद करते हुए उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना सर्वोपरि है। याद रखिए, एक नेता और जनता का रिश्ता विश्वास पर बनता है, डेटा के गलत इस्तेमाल पर नहीं। तो हमारे पास अब एक अच्छी रणनीति है और उसे चलाने के लिए संसाधन भी। पर 2 चीजें अभी भी बाकी हैं, एक सही चेहरा यानी उम्मीदवार, और उस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने का एक सख्त अनुशासित प्लान। क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा प्लान भी सही लीडर और सही टाइमलाइन के बिना फेल हो जाता है। तो वो सही चेहरा, वो आदर्श उम्मीदवार कैसा हो? कोई पैराशूट से उतरा हुआ राज्य का बड़ा नेता नहीं। यहाँ जरूरत है एक स्थानीय पढ़े लिखे इंसान की, जिसकी उम्र 30 से 50 के बीच हो।
जिसने समाज सेवा या पंचायत जैसे स्थानीय शासन में काम करके दिखाया हो, जिसकी जड़ें अपने लोगों के बीच हों, जो उनकी बोली बोलता हो, जिसे देखकर लोग कहें ये तो हमारा अपना आदमी है। संक्षेप में, नेता से पहले एक सेवक। और आखिर में ये रहा जीत का 90 दिन का एक्शन प्लान, एक घड़ी की तरह चलने वाला प्लान। चुनाव से 90 दिन पहले टीम बनाओ, सर्वे करो, जमीन को नाप लो। 60 दिन पहले अपनी फौज को यानी कार्यकर्ताओं को तैयार करो, उन्हें ट्रेनिंग दो, और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत से जमीन पर उतर जाओ और एक एक वोटर तक अपनी बात पहुंचाओ। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? निष्कर्ष ये है कि मांगरोल में जीत का रास्ता किसी एक व्यक्ति के करिश्मे की राजनीति से नहीं, बल्कि एक मकसद की, एक उद्देश्य की राजनीति से गुजरता है। ये सिर्फ एक सीट जीतने का फॉर्मूला नहीं है, ये लोगों के असल मुद्दों पर, उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए शासन का एक नया मॉडल बनाने का ब्लूप्रिंट है। ये दिखाता है कि जब आंकड़े, संवेदना और रणनीति एक साथ मिल जाएं, तो एक बड़ा और सार्थक बदलाव लाया जा सकता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.